गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। मैं हूँ आरती और आप सभी को पता है हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो में हम लोग ने आरआरबी के स्पेशल हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो आज हमारा आरआरबी का क्लास 5th है। इसके पहले हमने 4 क्लासेस लिए हैं और सिमरन मैम ने भी एमएसएन के क्लास स्टार्ट किए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आपको पता है कि आ चुका है 648 वैकेंसीज के लिए और जल्दी ही उसका जो फॉर्म डेट और एंड डेट जो रहेगा वो आ जाएगा। तो उसके लिए अभी हम वेट नहीं करेंगे, हम हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हमने इसके पहले भी क्लासेस लिए हैं इसके। तो आज हमारा आरआरबी क्लास फिफ्थ है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अ क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन has an order for furosemide which lab finding should reported to the physician। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइज, ये है फ्रूसेमाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है कि एक क्लाइंट हाइपरटेंशन का है तो उसको फ्रूसेमाइड चल रहा है, तो इसमें से कौन सा लैब फाइंडिंग है जो आप फिजिशियन को बताएंगे, मतलब कि एबनॉर्मल कौन सा रहेगा तो आप फिजिशियन को बताएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है फॉस्फोरस 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 9.4 mg पर डीएल एंड मैग्नीशियम 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा एबनॉर्मल वैल्यू रहेगा जो आप फिजिशियन को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फॉस्फोरस का वैल्यू इसमें नॉर्मल है गाइज, देन पोटेशियम का वैल्यू एबनॉर्मल है, कैल्शियम का नॉर्मल है, मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू है। तो पोटेशियम का वैल्यू कितना है 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये बहुत ही लो माना जाता है। ठीक है, अगर पोटेशियम कम हो रहा है तो पेशेंट में आपको कार्डियक डिसरिदमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक डिसरिदमिया। ठीक है, कार्डियक डिसरिदमिया आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो देखिए अगर क्लाइंट फ्रूसेमाइड ले रहा है, ठीक है, फ्रूसेमाइड यानी कि इंजेक्शन लैसिक्स पे अगर क्लाइंट है आपका, लैसिक्स का इंजेक्शन ले रहा है, ये क्या है आपको पता है? डायूरेटिक्स है। क्या है ये? फ्रूसेमाइड डायूरेटिक्स है। कौन सा डायूरेटिक्स है ये? ठीक है, ये जो डायूरेटिक्स है ये क्या करता है? पोटेशियम स्पेयर नहीं करता है, नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग है। ठीक है, नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग है, मतलब कि अगर पेशेंट को यूरिनेशन होगा, लैसिक्स जो है उससे पेशेंट को क्या है? यूरिनेशन होगा डायूरेटिक से, तो पेशेंट को यूरिनेशन अगर पास होगा तो उसमें पोटेशियम भी निकलेगा। पोटेशियम बॉडी में रिटेन नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा पूरा। ठीक है, अगर पोटेशियम बाहर निकलता है तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? पेशेंट में डिफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, डिफिशियंसी होने से क्या होगा? उसका जो लैब रिपोर्ट है वो डिरेंज आएगा। ठीक है, पोटेशियम कितना आया है पेशेंट का? 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्यों आया है? क्योंकि उसको फ्रूसेमाइड यानी कि लैसिक्स चल रहा था, और लैसिक्स क्या है? नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या दिखेगा? पेशेंट में क्या दिखेगा आपको? कार्डियक डिसरिदमिया और द अरिदमिया। ठीक है, तो अरिदमिया मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल और इरेग्युलर हार्ट बीट। ठीक है, क्या होता है? एबनॉर्मल और इरेग्युलर हार्ट बीट। पता चला आपको क्या क्या है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें? एक तो आपका डायूरेटिक है फ्रूसेमाइड, उसको लैसिक्स भी बोलते हैं, वो नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग है, ये भी आपको पता चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ही वैल्यू डिरेंज है और इसका सीधा सीधा रिलेशन फ्रूसेमाइड का पोटेशियम से आता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अभी कार्डियक डिसरिदमिया वर्ड आया है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ठीक है, कार्डियक डिसरिदमिया इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, डिसरिदमिया, ठीक है, कार्डियक डिसरिदमिया कि
तो इसमें आपको पता चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक डिसरिथमियाज है, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ डिसरिथमिया है? 3 टाइप्स। 3 types of cardiac dysrhythmias are there. The types of supraventricular arrhythmias और the dysrhythmias are, first है आपका, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपको इसके नोट्स मिल सकते हैं। तो अगर जिसको नोट्स चाहिए इस क्लास के तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिसरिथमिया है आपका एट्रियल, क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, और इसको कैसे लिखते हैं? एफिब, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है गाइस? इरेग्युलर रैपिड, कैसी है? इधर पल्स आपकी इरेग्युलर और रैपिड, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। इरेग्युलर और रैपिड पल्स है। तो फर्स्ट है इसका आपका टाइप्स ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया में आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो इसमें क्या होता है? रेगुलर रैपिड हार्ट बीट होती है, ये तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी या तो परमानेंट रहेगी। ये हार्ट बीट इस प्रकार की रहेगी, रेगुलर या इरेगुलर एंड रैपिड। देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टाइप है आपका एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर, ठीक है। एट्रियल फ्लटर में क्या रहेगा? आपकी हार्ट बीट तो रेगुलर रहेगी, आपकी रेगुलर रैपिड, ठीक है। इसमें रेगुलर था एट्रियल फिब्रिलेशन में, और एट्रियल फ्लटर में आपकी क्या रहेगी? रेगुलर बट रैपिड हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट। देन थर्ड है आपका पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, ठीक है, इसको बोलते हैं PSVT, ठीक है। क्या है इसका नाम? पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, ठीक है, टकीकार्डिया, ठीक है, PSVT भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आपका हार्ट बीट कैसा जाएगा दोस्तों? रैपिड रेगुलर हार्ट बीट दैट बिगिंस एंड एंड सडनली, ठीक है। रेगुलर और रैपिड ही रहेगा, पर ये सडनली, एक तो सडनली स्टार्ट होगा और सडनली एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका PSVT। तो ये 3 जो टाइप थे वो आपके थे कार्डियक डिसरिथमिया के, या तो कार्डियक अरिथमिया के और कार्डियक अरिथमिया के। तो ये मेन हमने देखा फ्रूसेमाइड से रिलेटेड। अगर फ्रूसेमाइड दे रहे हैं तो पोटेशियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, सो दैट पेशेंट में क्या होगा? पोटेशियम का डिफिशियंसी हो जाएगा। इसलिए उसका लैब टेस्ट करते रहना है और पोटेशियम चेक करते रहना है। अगर पोटेशियम कम हो रहा है तो अपन पेशेंट को करेक्शंस देते हैं पोटेशियम के। क्या क्या देते हैं अपन उसको? पोटेशियम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, पोटेशियम कम होता है तो उसको करेक्शंस देते हैं पेशेंट्स को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये कुछ नोट्स दिए हैं, ये आप नोट्स आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इसमें नोट्स में इंक्लूड है। इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग, जस्ट अ मिनट गाइड, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। द क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड, हैविंग है ये यहाँ पे, हैविंग हैड अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो आपको बोला है कि पेशेंट को MI है, तो कौन सा जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा इनमें से। तो फर्स्ट है आपका LDH, सेकेंड है ट्रोपोनिन, थर्ड है आपका, जस्ट मिनट गेट, थर्ड है आपका क्रिएटिनिन, एंड आपका फोर्थ है AST, ठीक है, फोर्थ है आपका ऑप्शन AST। तो आपका मेन जो इसमें रहता है बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल रहता है जो कंफर्म करता है क्लाइंट को, जो MI रहता है उसमें जो आपको पता चलता है कि पेशेंट को जो MI है उसमें आपका बेस्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा गाइस? ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन के साथ साथ और एक चीज भी अपन
ये करते हैं, इसमें चेक करते हैं, वो है आपका CKMB। ये दो चीजें आपको पता चाहिए कि जो MI का पेशेंट रहता है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रहेगा आपका ऑप्शन बी है, इसका आंसर ट्रोपोनिन रहेगा। देन आपको नेक्स्ट वैल्यू अगर पूछते हैं किसी ऑप्शन में, अगर CKMB दिया है तो CKMB इज ऑल्सो राइट आंसर। ठीक है, CKMB भी अपन उसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो गाइज LDH कहाँ चेक होता है? LDH अगर मसल ट्रॉमा वगैरह हुआ है तो उसमें चेक करते हैं। ठीक है, मसल ट्रॉमा में आपका LDH चेक करते हैं। ठीक है, मसल ट्रॉमा, इसमें LDH लेवल देखते हैं। आपका क्रिएटिनिन सबको पता है, रीनल किडनी से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, किडनी के जो मतलब CKD वगैरह जो रहता है उसमें भी आपका क्रिएटिनिन सिग्निफिकेंट रहता है। रीनल प्रॉब्लम्स में आपका CKD क्रिएटिनिन देखेंगे। देन AST कहाँ देखेंगे गाइस? AST लेवल इज एलिवेटेड विद द गॉल ब्लैडर एंड लीवर डिसीज। अगर आप AST चेक करते हैं, वार्ड में देखते होंगे आप AST ALT वगैरह पेशेंट का देखते हैं, तो वो किस में देखते हैं? गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है या तो लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप AST ALT वगैरह करते हैं पेशेंट्स का। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए किस डिसीज में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, इससे रिलेटेड ये चीजें याद दी गई है नोट्स के फॉर्म में। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द बॉडी इज, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मैं आपको जब नोट्स दूंगी ना तब ये प्रिंटिंग मिस्टेक ये हो जाएंगी, मतलब ये बराबर करके आपको दिया जाएगा नोट्स। व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिसीज एंड रिकवरिंग बाय वैक्सीनेशन, इट इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीनेशन है, रिसीविंग रिकवरिंग बाय वैक्सीनेशन इज नोन एज। तो आपको पूछा है, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि अगर, तो पूछा गया आपको कि अगर पेशेंट का बॉडी है जो उसका खुद का एंटीबॉडी बना रहा है और उसको अगर डिसीज हुआ है, तो जैसे कोई पेशेंट है उसमें कोई डिसीज आ गया, डिसीज होने के बाद वो उससे रिकवर हो गया। ठीक है, रिकवर होने के बाद क्या हो गया, मतलब ये रिकवर क्यों हुआ? वैक्सीनेशन के बाद ये रिकवर हो गया, तो ये कौन सा एंटीबॉडी है, मतलब कौन सा इम्यूनिटी है, ये पूछा है आपको। तो इम्यूनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इम्यूनिटी के बारे में वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इम्यूनिटी आपको पता चाहिए, एक्टिव और पैसिव ऐसे दो इम्यूनिटी रहते हैं, आप सबको पता है। एक्टिव इम्यूनिटी रहता है और पैसिव इम्यूनिटी रहता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी जो है ना पैथोजन से खुद प्रोड्यूस करती है अपना एंटीबॉडीज। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, अगर कोई एंटीबॉडी है तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस से आपको मिलती है। एक्सटर्नल सोर्स इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में और फिर उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स से वो एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन बॉडी बनाती है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट है आपका एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जो होस्ट बॉडी होता है आपका वो ये करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के द्वारा। ठीक है, होस्ट बॉडी जो रहता है वो आपका इम्यूनिटी डेवलप करता है। ठीक है, तो इसमें कितना रहता है, दो टाइप्स रहते हैं इसमें, एक नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप है आपका नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरली है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस इम्यूनिटी अक्वायर्ड और डेवलप आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर नेचुरल इन्फेक्शन कोई हो रहा है, नेचुरल इन्फेक्शन से आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी तैयार हो रही है विच इज नोन एज नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें आप खुद से कुछ ले रहे हो क्या बाहर से, जैसे वैक्सीनेशन है, जैसे कोई टॉक्साइड ले रहे हो, टिटेनस ये वो, कैसा ऐसे कुछ ले रहे हो क्या बाहर से? नहीं ले रहे, आपको सडनली कुछ इन्फेक्शन हुआ। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ मलेरिया हुआ और मलेरिया के बाद आप रिकवर्ड हो गए, रिकवर होने के बाद आपके बॉडी में इसका क्या बन गया, इम्यूनिटी बन गया। नेक्स्ट टाइम मलेरिया होगा तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी रहेंगी, आपके बॉडी में जो उसके एंटीबॉडीज रहेंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने मलेरिया। ठीक है, तो ये नेचुरली हुआ ये प्रोसीजर, किसी ने आपको मतलब ये जो मलेरिया था वो नेचुरली हुआ ना, बाहर से किसी ने कुछ लाया तो नहीं ना, या कुछ वैक्सीनेशन आपको एडमिनिस्टर किया क्या, नहीं किया, तो इसको बोला जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन आपका नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल से वर्ड समझ में आ रहा है कि बाहर से कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इसमें आप क्या याद रखोगे, इन्फेक्शन वर्ड याद रखोगे। इन्फेक्शन से आपको याद रहेगा कि बाहर से कुछ इन्फेक्शन हुआ, नेचुरली हुआ, तो इसलिए नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये की वर्ड है, नेचुरल इन्फेक्शन। देन आर्टिफिशियल से रिलेटेड आपको क्या वर्ड याद रखना है, वैक्सीनेशन। क्या याद रखना है, वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या करते हैं अपन, आर्टिफिशियली दे रहे हैं ना पेशेंट को, या किसी बेबी को आर्टिफिशियली दे रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं आप इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, पोलियो। पोलियो से मतलब पोलियो से बचाने के लिए हम ओपीवी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। देन टीबी से बचाने के लिए हम क्या देते हैं, बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, बीसीजी देते हैं। तो ये सब कहा वैक्सीनेशन आपका किस में आ गया है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी हम सब क्या देख रहे हैं, एक्टिव वाला देख रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वाला देखा हमने, पहले भी क्या देखा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद सेकंड में क्या देखा हमने, आर्टिफिशियल देखा, पर क्या देखा, एक्टिव वाला देख रहे हैं हम। पैसिव तक गए हैं क्या, नहीं, अभी हम देख रहे हैं एक्टिव वाला। ठीक है, एक्टिव वाली चीजें अभी हम देखेंगे, पैसिव वाले। पैसिव वाले इम्यूनिटी कौन से रहेंगे वो देखेंगे अभी हम। अब पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या है, इसमें आपके जो बॉडी सेल्स रहते हैं वो एक्टिव पार्ट नहीं लेते एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। ठीक है, उसमें आपके होस्ट सेल थे एक्टिव में, वो एक्टिव पार्ट लेते थे, पर यहाँ पे प्रोडक्शन में जो आपके होस्ट सेल या बॉडी सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्टिव पार्ट लेते ही नहीं। तो इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव, क्योंकि ये एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, या आपका वो जो बॉडी सेल्स है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव में आपको समझ में आया, उसमें आपका होस्ट सेल या बॉडी सेल्स रहता है वो काम करता है, पर इसमें आपका जो होस्ट सेल या बॉडी सेल्स जो रहता है वो काम नहीं करता और एक्टिवली प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं करता। तो इसमें मेनली क्या, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में आपको पता चाहिए कि पर्सन इज ओनली इम्यूनाइज्ड बाय प्रिपरेशन और रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर होस्ट। इसमें क्या हो रहा है, आपका बॉडी नहीं बना रहा है, इसमें आपको बाहर से कुछ दे रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको दिया जा रहा है किसी और से या कोई और होस्ट से। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डाला जा रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज दिया जा रहा है, और ये क्या करता है, आपको टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है एंड इट इज लेस इफेक्टिव, इट इज लेस इफेक्टिव देन योर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, लेस इफेक्टिव है, टेम्पररी दे रहा है आपको ये प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको पता चली पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो उसमें कितने टाइप थे अपने एक्टिव में, 2 टाइप। सेम यहाँ पे भी आपके कितने टाइप रहेंगे गाइस, इसमें भी आपके 2 टाइप रहेंगे और उसमें भी आपका क्या था, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या रहेगा आपका, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फिटस। ठीक है, नेचुरल पैसिव का क्या रहेगा आपका, इसमें बॉडी कुछ बना रही क्या, उसमें आपकी बॉडी क्या कर रही थी, नेचुरल में इन्फेक्शन के थ्रू जा रही थी, और इन्फेक्शन होने के बाद नेक्स्ट टाइम उसके बॉडी में जो रहता था उसके अगेंस्ट काम करने के लिए इम्यूनिटी रहता था। ठीक है, मैंने आपको इसमें मलेरिया का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका, नेचुरल पैसिव में क्या रहेगा आपका, ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी हो रही है किसमें, मदर से एंटीबॉडी किसमें जा रही है, फिटस में। ठीक है, कैसे जा रही है, मदर क्या ट्रांसमिट करती है, आईजीजी ट्रांसमिट करती है फिटस को। ठीक है, और क्या ट्रांसमिट करती है, आईजीए ट्रांसमिट करती है। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट करती है, आईजीए कहाँ से आता है बेबी में, मदर से, कोलोस्ट्रम। पता है ना आपको कोलोस्ट्रम क्या होता है, येलो कलर का जो थिक मिल्क आता है, सबसे पहले जो मदर से मिल्क आता है दैट इज कोलोस्ट्रम। हाँ,
ये कोलोस्ट्रम में क्या रहता है आपका, आईजीए एंटीबॉडी रहता है। तो ये कौन सा ये इम्यूनिटी, आईजीए मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन जा रहा है, इम्यूनिटी जा रही है बेबी में। तो ये जो जा रहा है ये कैसे जा रहा है, पैसिवली जा रहा है। बॉडी बना रही क्या बच्चे की बॉडी बना रही क्या, कुछ नहीं बना रही, ये जा रहा है मदर से बेबी में, ठीक है। होस्ट सेल कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और आईजीजी प्लासेंटा से जा रहा है, ठीक है। प्लासेंटा क्या ट्रांसमिट कर रही है बेबी में, बच्चे में, आईजीजी, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ये वाला इम्यूनिटी दे रही है बेबी में। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में फर्क है, उधर बॉडी खुद बना रही थी इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी, पर पैसिव में क्या कर रही है, बॉडी खुद नहीं बना रही, बॉडी कहाँ से ला रही है, मदर से ले रही है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये। इसके बाद है नेक्स्ट, हमने अभी एक्टिव तो नेचुरल तो देख लिया, अभी हम क्या देखेंगे, आर्टिफिशियल, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे उसमें हमने देखा था सेम यहाँ पे भी है, सारे नाम सेम है, सिर्फ एक्टिव के जगह पे पैसिव ये वर्ड यूज है, ठीक है। तो सेकंड क्या रहेगा हमारा, आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका, आप होस्ट बॉडी को इंजेक्शन दे रहे हैं रेडीमेड एंटीबॉडी के साथ, तो इसमें कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं आप, एंटीटॉक्सिन्स दे रहे हैं, ठीक है। एंटीटॉक्सिन्स फॉर एग्जांपल एंटीटॉक्सिन में कौन सा आता है, एंटीटॉक्सिन का एग्जांपल बताइए एक आधा, आपको पता होगा तो। एंटीटॉक्सिन में अपन टिटेनस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। टिटेनस दे रहे हैं, टीटी का इंजेक्शन जो रहता है ना वो दे रहे हैं, तो वो एंटीटॉक्सिन्स में आता है आपका। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव है, बाहर से दे रहे हैं, उसमें मदर से जा रहा था इसलिए उसको क्या बोला गया, नेचुरल, क्योंकि मदर से बेबी में जा रहा है, इसमें कुछ अपन बाहर से कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं क्या, नहीं, अपने आप जा रहा है मदर से, प्लासेंटा से मतलब बेबी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेचुरल, मदर से जो जा रहा है। पर आर्टिफिशियल में आप बाहर से टिटेनस का इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका ये हो गया, मतलब कि आर्टिफिशियल हो गया। देन नेक्स्ट आपका एग्जांपल जाएगा आईवीआईजी, दैट इज इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, आईवीआईजी, ये माइस्थेनिया ग्रेविस में वगैरह देते हैं, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में देते हैं। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए आपके आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था, आपके क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी, बॉडी बना रहा है खुद का, तो पैसिव तो होने का सवाल ही नहीं है। तो आप पैसिव का तो दोनों ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है, पैसिव काट दीजिए, डी और बी तो काट दीजिए। फिर इसको बोला है हैविंग डिसीज एंड रिकवरिंग बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन से रिकवर हो गया है, ठीक है, बेबी मतलब पेशेंट्स, इट इज नोन एज, तो आपका आंसर जाएगा इससे अक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीनेशन दे रहे हैं ना आप, तो उसकी वजह से आपका आंसर जाएगा अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी जाएगा इसका आंसर। उसमें आपका ऑप्शन चाहिए था एक्चुअली आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हमने बोला था नेचुरल जो रहता है वो इन्फेक्शन से आ जाएगा, और आर्टिफिशियल एक्टिव कहाँ से आएगा, इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से आएगा। तो आपका उसमें ऑप्शन चाहिए था आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बोर हैव्स सिंड्रोम मीन्स, ठीक है, बोर हैव्स सिंड्रोम आपको पूछा है कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड है रप्चर ऑफ इसोफेगस, थर्ड है रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एंड फोर्थ है रप्चर ऑफ डिओडेनम। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, डिओडेनम है ये, ठीक है। तो बोर हैव सिंड्रोम क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ इसोफेगस, ठीक है, इसमें क्या रहता है आपके इसोफेगस का स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है, ये इसोफेगस में आपका रप्चर है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ इसोफेगस। इसके बाद क्या होता है, सीवियर ओमिटिंग वगैरह होता है, वायलेंट रेचिंग एंड और ओमिटिंग, ठीक है। तो ये है आपका बोरहैव्स सिंड्रोम, तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, रप्चर ऑफ इसोफेगस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन लगा, और ये आया था आपके आरआरबी 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स इज प्रेजेंट इन, ठीक है, TREITZ, ये लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गैस्ट्रो डिओडेनल जंक्शन, डिओडेनो जेजुनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन एंड कोलोरेक्टल जंक्शन, ठीक है। तो लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स का एक फोटो है, वो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए गाइस, ये आपका लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है, देख लीजिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, देख लीजिए। इसको बोला जाता है, इसका और एक नाम रहता है, उसको बोलते हैं, इसका और एक नाम क्या है गाइस, सस्पेंसरी, सस्पेंसरी मसल ऑफ डिओडेनम, ठीक है, मसल ऑफ डिओडेनम बोलते हैं इसको, सस्पेंसरी मसल ऑफ डिओडेनम, ये नाम भी है इसका। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए, एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ डिओडेनम, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जंक्शन ऑफ डिओडेनम से स्टार्ट हो रहा है टू द राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम तक के इसका एक्सटेंशन है, स्टार्ट हो रहा है डिओडेनो जेजुनम का आपका जो जंक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा, डिओडेनम और जेजुनम का जो जंक्शन है वहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है आपका राइट क्रस ऑफ डायफ्राम तक के। इसका फंक्शन है सस्पेंसरी लिगामेंट करके इसका फंक्शन है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, डिओडेनो जेजुनल जंक्शन, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, आज के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, थोड़े करेक्शंस है वो करेक्शंस मैं कर लूंगी, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गए थे इसमें, तो ये मैं करेक्ट करके ये थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगी। और आपको ऐसे ही अगर नए नए क्लासेस चाहिए आरआरबी से रिलेटेड, डीएसएसबी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिनको अगर क्लासेस की नीड है तो उन लोगों को आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं। डीएसएसबी के कुछ क्लासेस जो है DSSB के जो अभी एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों में, उसके भी कुछ क्लासेस है हमारे ऐप पे, तो आप वो भी देख सकते हैं जिन्होंने डीएसएसबी का फॉर्म भरा है उनके लिए, और उसके कुछ PYQ भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको डीएसएसबी के लिए भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।